का कोई ऐसा है जहां से मुझे फोन हो कि भाई जितेंद्र के साथ इतना बड़ा हादसा संसद के सामने हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जितेंद्र को एक कदम उठाना पड़ा। मुझे तकलीफ है कि जितेंद्र की ये बात मुझ तक नहीं आ पाई। अगर जितेंद्र की ये बात मुझ तक आती तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, सब लोग जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता कि भाई जितेंद्र को निराश नहीं होने देता। आज मैं दुख प्रकट करता हूं, महिपाल जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और सदगुरु रविदास जी महाराज से और सभी गुरुओं महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि भाई जितेंद्र जी को वो अपने चरणों में स्थान दे और भाई महिपाल जी के परिवार को और समाज को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे जिम्मेदार सीओ यहां उपस्थित हैं। मेरी आपके एसपी से भी बात हुई और जो संबंधित अधिकारी उनसे बात हुई। जहां तक मुझे जानकारी है, दिल्ली में ये मुकदमा दर्ज हो गया है और जो दो मुकदमे छूटे भाई जितेंद्र जी के परिवार के खिलाफ किए गए थे, उसमें पुनर्विवेचना के आदेश भी कोर्ट ने कर दिए हैं। हालांकि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको होने में देर लगी। इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी कि हमारा एक भाई जो नौजवान, जो हमारी बाजू था, समाज के लिए संघर्ष करने का, लड़ने काम करता था, हमने उसको खो दिया। मैं आज आपके जब चेहरे देख रहा हूं, आपकी भावुक आंखें देख रहा हूं, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके मन में इस बात को लेकर पीड़ा है। लेकिन पीड़ा करने से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ पीड़ा करने से काम नहीं चलेगा, हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैंने यहां के जिलाधिकारी को और यहां के एसपी दोनों को इस परिवार की मदद के लिए भी, कि ये परिवार का कमाने वाला बेटा चला गया है, ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहा है, उसके लिए कहा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो सरकार है वो आपसे कितना प्रेम करती है और सरकार की कार्यशैली क्या है। अगर यही घटना सरकार के चहेते लोगों के साथ होती तो आपको कोई मांग नहीं करनी पड़ती, ना ही आपको यहां इकट्ठा होना पड़ता, ना ही मुझे आना पड़ता, बिना कहे ही उनकी मांग पूरी हो जाती। लेकिन क्योंकि ये घटना दलित समाज में हुई है तो आपको इकट्ठा भी होना पड़ रहा और आपकी बात को कहना भी पड़ रहा। मैं एक वचन तो आप लोगों को देता हूं, इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी तो पूरी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और उनकी पूरी सरकार विपक्ष को सुनना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में दलितों को न्याय तो नहीं मिल रहा, लेकिन उनको अपने खत्म करके न्याय की आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। ये बात तो पूरी सरकार के कानों में गूंजेगी। इस बात का मैं आपको वचन इस गुरु देता हूं कि हम इस मामले को इतना छोटा मामला नहीं रखेंगे कि फिर किसी जितेंद्र को ये कदम उठाना पड़े। आप ये भी समझो कि जितेंद्र तो खुद चला गया, लेकिन मुझे और आपको ये संदेश भी देके चला गया कि हमें इस लड़ाई को कितनी मजबूती से लड़ना है। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं भारतीय राजनीति में जो पुलिस के साथियों के लिए बहुत सोचता हूं। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी, उनकी वेतन विसंगता, उनको जो बॉर्डर स्कीम का परेशानी उठानी पड़ती है, मैं उनके लिए भी लगातार सोचता हूं। लेकिन मुझे दुख होता है कि कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से पूरा पुलिस महकमा भी बदनाम होता है और गरीबों की न्याय के प्रति उम्मीद भी टूट जाती है। मुझे जैसा बताया गया कि छोटे मुकदमे तो दर्ज होते हैं, लेकिन सच्चे मुकदमे दर्ज होने में और अगर दर्ज हो जाएं तो कार्रवाई होने में सालों साल लग जाते हैं। अगर पहले ही सही कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
साथ साथ जो लोग निर्दोष हैं उन्हीं से नाम निकालने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। अब गरीब अपना घर बेच के इनका पेट भरे, अपनी जमीन बेच के अपना इनका पेट भरे, या क्या बेच के इनका पेट भरे जो ये गरीबों पे इस तरह का जो ऐसे अधिकारी हैं ये जुल्म करना बंद कर दो। मैं तो ये भी मानता हूं कि ये एक घटना से रुकने वाला काम तो नहीं। इसी के लिए हम लोग दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं कि हमारे पास ताकत बने और हम इसी पर अत्याचार ना करें। आज बड़े तकलीफ के साथ इस प्रांगण में इस घटना पे दुख व्यक्त करते हुए मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब यहां का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस किसी गरीब के साथ इस तरह का अन्याय नहीं करेंगे। सोचो अगर जितेंद्र आपका ही बेटा होता और आपके बेटे के साथ ये होता कि वो एक सुई लग जाती है तो चीख निकल जाती है कि वो खुद को कहां ले जाओगे, कहां रखोगे, कुछ साथ जाता तो है नहीं। बंद करो। जिस महकमे के जिन लोगों की परेशानी को देख के पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठा के कई विरोधों का सामना भी करना पड़ता, आज उनके खिलाफ ही उनके कारनामों की वजह से बात रखते हुए ये तकलीफ हो रही है कि अगर भी जाति धर्म बच जाता है तो फिर काहे को वर्दी पहन के खड़े हो, क्यों इसको निकाल नहीं देते? जाति धर्म में रंग जाओ जब जाति धर्म के आधार पर काम करना है। एक बार महसूस करके देखो, अगर बच्चे को अपने बुखार हो जाता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तरफ देखते हो, हाथ जोड़ते हो कि इलाज करा दो। किसी के बच्चे के जाने की सिकन है आपके चेहरों पर? आपकी लापरवाही, और आप में भी कुछ जो ऐसे हैं जिन्होंने लापरवाही की है उसका खामियाजा आज इस परिवार को भुगतना पड़ा। क्या आप इस परिवार को उनका बेटा लौटा सकते हो? क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने सही समय पर कार्रवाई की होती तो ये नहीं होता। पुलिस समझते हो क्या है? पुलिस देख के आदमी को एहसास होता है कि अब मुझे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी रक्षा के लिए अशोक चिन्ह बना हुआ व्यक्ति कैब पे ये खड़ा है। और जब पुलिस ही रक्षक भक्षक हो जाए, मैं आपकी गलती भी नहीं निकालता, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस सरकार की होती है। आज हमारे लोग उस तरह की सत्ता ताकत में नहीं है, इसलिए हमारे लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है। लेकिन मैं भी आपको ये संकल्प करके कहता हूं कि ज्यादा दिन हम लोग इस बात से दूर नहीं रहेंगे। आज इस दर्द को आत्मसात करते हुए मैं इसी प्रांगण में सतगुरु रविदास जी महाराज को संकल्प में कहता हूं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि बहुत जल्द ये ताकत सत्ता हमारे पैरों में पड़ी होगी और किसी गरीब की तरफ आंख उठाने से पहले ताकतवर लोगों को 1000 बार सोचना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें ये पता है कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। विश्वास करो, ये न्याय हम लोग छीन कर लेंगे। समाज ने एक मांग रखी है, मैं बड़ा तकलीफ में हूं क्योंकि जान की कीमत मैं समझता हूं। समाज ने एक मांग रखी है कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और समाज की ये भी मांग है कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस परिवार की नहीं, ये हम सब लोगों की मांग है। तो मांगने से तो नहीं मिलने वाली? नहीं मिलेगी। आपको लगता है मांगने से मिल जाएगी? नहीं जी। बताओ भाई, मांगने से मिल जाएगी क्या? नहीं मिले जी। मांगने सिर्फ भीख मिलती है। भीख मालिक की दया पे होता है कि वो क्या देना चाहता। आप 10 रुपए मांगोगे तो वो 54 देगा, ये मालिक के ऊपर है। बहुत मांग ली, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि लड़के लें।
लेकिन मैं आपको वचन दे कहता हूं, जिस दिन हम पे ताकत होगी ये फाइल दोबारा खुलेगी, और कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, एक भी नहीं बचेगा, ना अधिकारी बचेगा, ना कर्मचारी, ना अन्याय करने वाला। और जो इस परिवार का समाज ने संरक्षण मांगा है, वो संरक्षण भी इस परिवार को हम लोग देंगे। ये भी मैं आपको इस प्रांगण से वचन देता हूं। लेकिन अभी भी आपकी मांग को मैं मुख्यमंत्री के यहां अपने लेटर पैड पर भिजवाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री हमारी मांग को सुने। नहीं सुनेंगे तो लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे। लड़ना जानते हो नहीं जानते हो, भूल गए हो? जानते हैं जी। लड़ेंगे। बागपत का खून बहुत ठंडा नहीं है, मैं जानता हूं। पहले भी आप लोगों ने अपने आप को साबित। इस बार जिलाधिकारी कार्यालय में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि वो सरकार को हमारी मांग भेजे, और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो ये सरकार कितनी संवेदनशीलता रखती है हमारे प्रति, ये भी सब लोगों को पता लगना चाहिए। मैं अपने कमजोर समाज से भी कहूंगा कि मुट्ठी बंद रहो। ऐसे अगर नहीं रहोगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहो। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आपकी बड़ी संख्या यहां मौजूद है। बाकी अगर सब लोग ही मिलजुल के रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो मां यहां बैठी है, मैं आज बहुत कुछ देने की स्थिति में नहीं, मगर मैं उसके आंसू देख रहा हूं। मैं उससे कहूंगा कि वो रोए ना, उसके रोने से तकलीफ हो रही, वो अपने आप को संभाले।